नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है। आज बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। अन्नकूट पर्व के अवसर पर बंद हुए कपाट। वेद मंत्रों के साथ मां गंगा की मूर्ति का हुआ महाअभिषेक। अब ऊखीमठ के मुखबा में होगी मां गंगा का शीतकाल प्रवास। श्रद्धालु ऊखीमठ के मुखबा में कर सकेंगे मां के दर्शन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वेद मंत्र और उच्चार के साथ आज गंगा माता की मूर्ति का भी महाअभिषेक किया गया है। और आज गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। तो पूरी विधि विधान के साथ आज इस कार्यक्रम को किया गया। श्रद्धालु अब ऊखीमठ के मुखवा में मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जहां पर आज बंद हो गए हैं गंगोत्री धाम के कपाट। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं गंगोत्री धाम माता के दर्शन करने। अन्नकूट पर्व के अवसर पर आज बंद किए गए हैं कपाट। मंत्रोच्चार के साथ और विधि विधान के साथ मां गंगा की मूर्ति का भी जलाभिषेक किया गया है। इस दौरान कई श्रद्धालु साक्षी भी रहे। और अब ऊखीमठ के मुखबा में शीतकाल के लिए अब दर्शन हो सकेंगे मां गंगा के। तो आपको बता दें कि बड़ी संख्या में दूर दराज से यात्री आते हैं मां गंगा के दर्शन करने के लिए। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम है, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बेहद ही ज़्यादा आस्था है गंगोत्री धाम में लोगों की, और बड़ी संख्या में पहुंचते भी है दर्शन पूजन के लिए। लेकिन आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए हैं शीतकाल के लिए। और ऐसे में अब ऊखीमठ के मुखबा में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होगा। वहीं पर अब माता के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। तो आपको बता दें कि उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो गए हैं। विधि विधान के साथ आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हुए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु साक्षी भी बने हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आज गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए। जी विशाल, बिल्कुल आज गंगोत्री धाम के कपाट जो है वो बंद हो चुके हैं और 12:14 पर गंगोत्री धाम के कपाट वो बंद हुए हैं। और ऐसे में जिस तरीके से इस बार की अगर यात्रा की बात की जाए तो गंगोत्री धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और काफी उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिला। और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन भी किए और करीब 8 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम में जो है वो दर्शन किए हैं। और अगर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम दोनों की बात की जाए तो करीब 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दोनों ही धामों में दर्शन किए हैं। वहीं आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं और कल यानी कि 3 नवंबर को भाई दूज के अवसर पर केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होंगे। और इसे वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट बाद में जो है करीब 13 नवंबर को जो है वो बंद होंगे। तो ऐसे में अगर चारों धामों में बात की जाए तो इस बार करीब जो श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा भी हुआ है और अभी तक करीब 54 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है चारों धामों में वो पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। और ऐसे में जिस तरीके से साल दर साल श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कल जो है चाहे हेमकुंड साहिब की बात हो, वहाँ भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। तो इस तरीके से जो है लगातार उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जो होती है उसमें देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार जो है वो उत्तराखंड के चारों धामों में जो है वो दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। अरुण, क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री के लिए उत्तरकाशी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, तीर्थयात्री पहुंचते हैं, इस बार काफ़ी चुनौतियां भी उनके सामने रही। तो क्या माने इस बार प्रशासन का किस तरह का रवैया भी रहा, किस तरह से चीज़ें को मैनेज भी किया गया, और जो श्रद्धालु पहुंचे इतनी बड़ी संख्या में वो किस तरह से खुश दिखाई दिए? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, अगर इस बार 4 धाम यात्रा की बात करें, जिस तरीके से जो शुरुआती दिन रहे यात्रा के उनमें काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। और पूरी यात्रा में इस बार कई उतार चढ़ाव जो है चारों धामों में देखने को मिले। मानसून सीजन में इस बार यात्रा काफी प्रभावित हुई है और काफी नुकसान भी जो है हुआ है। चाहे केदार घाटी की बात करें तो वहां पर भी काफी अधिक नुकसान मानसून सीजन में हुआ है।
यमुनोत्री धाम में भी काफी नुकसान जो है हुआ है। तो इस तरीके से हालांकि व्यवस्थाएं जो है बनाने को लेकर जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे वो शुरू में काफी चुनौती भी रही, और जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु शुरुआती दिनों में और आखिरी दिनों में सबसे अधिक श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, तो कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से मोर्चा संभाला और लगातार वो समीक्षा बैठक भी कर रहे थे, लगातार अपडेट भी ले रहे थे और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे थे, तो ऐसे में बाद में फिर व्यवस्थाएं ठीक भी हुई। और लेकिन कई उतार चढ़ाव, क्योंकि चार धाम यात्रा है और यात्रा में काफी कठिन मार्ग भी हैं, तो ऐसे में उतार चढ़ाव होते ही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है, और अगर पिछले वर्ष में देखा जाए तो करीब 207 दिनों तक यात्रा चली है, लेकिन इस बार करीब 180 दिनों तक यात्रा चली। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में वो पहुंचे हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को अपनी विधानसभा चंपावत के बनबसा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर स्थित एसएसबी चेक पोस्ट में एसएसबी, बीआरओ, सीआईएसएफ और पूर्व सैनिकों के साथ दीपावली मिलन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना कर संपूर्ण विश्व की सुख, शांति और समृद्धि की भी कामना की है। साथ ही सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। जब भी जरूरत पड़ी है हमारे फोर्स के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। सभी फोर्सों ने कोरोना महामारी हम लोगों ने देखी, उस समय में चाहे सेना के लोग हों, चाहे हमारे पैरामिलिट्री के लोग हों या पुलिस के लोग हों, सब ने जिस प्रकार से काम किया। हमारे एसडीआरएफ के लोग बैठे हैं, इनको देखकर मुझे याद आ रहा है अभी पिछले दिनों जब इस पूरे टनकपुर, बनबसा और खटीमा क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आ गई थी, जल भराव हो गया था। लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर मैंने नजदीक से देखा है। यहीं चकरपुर के पास बंदरावत बस्ती है, उस बंदरावत बस्ती में दरवाजे पानी के फोर्स से बंद हो गए और छत को काटकर बच्चों को बाहर निकाला। वहां के लोग फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और निश्चित रूप से आप सबका ये जो काम है ये आपको भी सेटिस्फेक्शन देता होगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक काम हो रहे हैं। आज जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनके भी हौसले पस्त हैं, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो। आज हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि सबको पता है कि अगर आंख उठाकर देखेंगे तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत की सेना आज सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है, दुश्मन के घर में घुसकर उसको जड़ से उखाड़ने का काम भी करती है। अनेक प्रकार के कर्तव्य आज हमारी सेना करती है। आज हमारे सैनिक गोलियों का जवाब गोलों से देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, आतंकियों का सफाया करते हैं। आज का भारत समझने और समझाने की जो नीति है उस पर विश्वास रखता है, लेकिन अगर किसी ने आज भारत को जवाब देने की कोशिश की है तो उसका माकूल जवाब देना भी आज हमारा देश जानता है। साथियों, आज हमारा देश हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो चाहे सामरिक मोर्चा हो। आज विश्व का कोई ऐसा मंच नहीं है जिस मंच पर लोग भारत के रुख का इंतजार न करते हैं। एक समय था हमारे जवानों का मनोबल भी गिरा था, हमारी सेना का मनोबल भी गिरा था, और दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर हम अपने हित की बात भी नहीं कर पाते थे, आप सबको याद होगा। लेकिन आज दुनिया के हर मंच पर अगर कोई बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या करने वाला है, भारत किस दिशा में जाने वाला है। हमने रूस यूक्रेन युद्ध को देखा। रूस यूक्रेन युद्ध के समय में जब हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ फंस गए थे, उन सभी स्टूडेंट्सों को, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई अन्य प्रोफेशनल कोर्स कर रहा था, हर जगह पर उनके माता पिता परेशान थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति दोनों को फोन पर बात की और 4.5 घंटे का युद्ध विराम हो गया। और उस युद्ध विराम में हमारे देश के सारे छात्र छात्राएं, सारे स्टूडेंट वहां से सुरक्षित बाहर निकल कर आए। ये भारत की आज ताकत है।
आज भारत आर्थिक रूप से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बहुत जल्दी हम दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। भारत को दुनिया का विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, नवाचार के क्षेत्र में हो या डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में हो या ट्रांजैक्शन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने देखा हमारा चंद्रयान सफलता से आज चंद्रमा में स्थापित हो गया। आज हमारी सेना अत्याधुनिक हथियार बना भी रही है और दूसरे देशों को निर्यात भी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आज हिमालय से लेकर रेगिस्तान तक और कोस्टल एरिया से लेकर पठारों तक जो हमारी सेनाओं का, सुरक्षा बलों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। क्योंकि मैं एक बड़े प्रेजेंटेशन में भारत सरकार के बैठा था, तो हमने देखा कि किस तरह से आज हमारे सभी सेक्टरों में सुरक्षा बलों को भी मजबूत करना और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, ये भारत की सरकार की प्राथमिकता है। आज हम देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो इस भूमि को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस पुण्य भूमि से भी अनेक वीरों ने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है और कभी भी जब जरूरत पड़ी है तो इस भूमि से देश के लिए बलिदान देने वालों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। हम सभी जानते हैं कि ये बलिदान सर्वोच्च होता है। भाइयों बहनों, इसके अलावा आज हम लोग सैनिकों के लिए हों, अर्धसैनिक बलों के लिए हों, चाहे हमारे पुलिस के लोगों के लिए हो, STRF के लिए हो, STRF जो भी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो अपना काम करते हैं हम जानते हैं अच्छी तरह, भली भांति उसको मैं महसूस करता हूँ, हमारी सरकार भी महसूस कर रही है। हम उस दिशा में तेज़ी से काम कर रहे हैं कि उनके कल्याण के लिए अनेक काम हम करें और इसके लिए हमने काफ़ी सारे काम किए हैं। उनके परिवारों के लिए भी काम किए हैं, हमारे सैनिकों के लिए काम किए हैं, उन सभी काम। देहरादून दिल्ली के बीच बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा है कि जल्द ही इस कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा, जिसमें अभी तक 95% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि मैंने वहां का स्थल निरीक्षण किया है और अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूरा करने के भी निर्देश दे दिए हैं। इस कॉरिडोर के बनने से दोनों राज्यों के बीच दूरी कम होगी, साथ ही आर्थिक गतिविधियों का भी लाभ मिलने लगेगा। तालियां इसमें सम्मिलित होंगी तो इसका मूल्य बढ़ जाएगा। आप लोग बैठे रहें। तो इसलिए हम सबको इसमें प्रतिभाग करना है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि इसको लेकर निर्देश भी दिए जा चुके हैं। देहरादून दिल्ली इकोनॉमी कॉरिडोर को लेकर लगातार चर्चा भी बनी हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने इस बारे में जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और अभी तक 95% तक काम पूरा भी हो चुका है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का वादा भी किया है केंद्रीय मंत्री ने? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, दिल्ली देहरादून हाईवे जो है ना, जो वो बनकर करीब करीब तैयार हो चुका है। करीब अभी तक 90% से अधिक कार्य जो है वो पूरा हो चुका है। और अगर मोटर मार्ग की बात की जाए तो भी कुछ ही समय बाद जो है मोटर मार्ग जो है वो पूरी तरीके से खुल जाएगा। और ऐसे में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी ये है और ऐसे में जो है पूरे इस लंबे समय से कार्य भी चल रहा है। और ऐसे में जो तमाम दावे किए गए हैं कि इससे काफी फायदा जो है मिलेगा और दो राज्यों को जो है ये NH हाईवे जोड़ेगा। और इसमें चाहे वो आर्थिकी के क्षेत्र में भी हो, चाहे अन्य बिजनेस के क्षेत्र में भी हो, तो इससे काफी जो है फायदा भी मिलेगा। और चाहे उत्तराखंड के जो लोग हैं वो भी 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हैं और जो दिल्ली के लोग हैं वो भी 2.5 घंटे में उत्तराखंड में पहुंच सकते हैं। और उत्तराखंड की अगर बात की जाए, उत्तराखंड पर्यटक के क्षेत्र में जो है काफी यहाँ पर अवसर हैं और काफी जो है पर्यटन स्थल भी हैं। तो ऐसे में क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं और गर्मियों में खास तौर पर यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड की आर्थिकी को भी इससे काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। लेकिन इसी के साथ साथ ही जो इसमें एक वो भी देखा जा रहा है, इससे शहर में ट्रैफिक बढ़ने की भी आशंका जो है वो जताई जा रही है, जिसको
लेकर विपक्षी पार्टियां भी लगातार सवाल उठा रही हैं। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर ये एनएच चल रहा है तो इसको लेकर कोई ऐसा अन्य तरीके से जो है प्लान तैयार किया जाए ताकि देहरादून का ट्रैफिक जो है वो सही हो सके और देहरादून में ट्रैफिक ना बढ़े। क्योंकि ये तमाम चीजें कही जा रही है कि अगर दिल्ली से 2.5 घंटे का सफर यहाँ पर से तय होगा तो ऐसे में ट्रैफिक बढ़ सकता है। तो ऐसे में उसको लेकर भी सरकार आगे क्या कुछ करती है जिससे कि देहरादून का ट्रैफिक भी जो है वो ना बढ़े और ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं भी ठीक हो सकें। और ऐसे में उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जाती है, आने वाले समय में क्या कार्य किए जाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है एनएच जो बन रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा भी मिलेगा और उससे आने वाले समय में जो है 2 राज्यों को जोड़ भी रहा है। और ऐसे में चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में इससे काफी ज्यादा फायदा उत्तराखंड और दिल्ली दोनों ही प्रदेशों को वो मिलेगा। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस काफी सक्रिय नजर आ रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनाने और केदारनाथ धाम यात्रा में डिस्टर्बेंस पैदा करने जैसे कई मुद्दे कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यह भी कहा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑल वेदर रोड का कार्य कांग्रेस के पूर्ववर्ती हरीश रावत सरकार के समय शुरू हुआ था, जिसे अभी तक सही से भी पूरा नहीं किया गया है। चुनाव होता है तो सरकार के द्वारा वहां पर किए गए कार्य अच्छे या बुरे वो सब सामने आते हैं। तो सरकार ने इस दौरान आप वहां के सभी आम लोग इस बात से अवगत हैं कि यात्रा को किस तरह से डिस्टर्ब किया। केदारनाथ धाम को दिल्ली में स्थापित करने की जो मंशा मुख्यमंत्री जी की रही वो सबके सामने है। तो ये सब मुद्दे हैं। वहाँ अब जाके जब शैला जी नहीं रहेगी तब उसके बाद जाके घोषणाएं हो रही हैं विकास की, तो इसका अर्थ ये है कि पिछले 7.5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया होगा, इसलिए अब घोषणाएं करनी पड़ रही हैं। तो ये सब मुद्दे हैं जिन पर चुनाव। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए लगातार यात्रा में हुए मिसमैनेजमेंट को भी विपक्ष मुद्दा बना रहा है। विपक्ष के इन हमलों को कम करने के लिए बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा है कि शारदा में यात्रा शुरू होने के दौरान कुछ चीज़ों में रजिस्ट्रेशन को लेकर दिक्कतें सामने आई थी, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अधिकारियों ने बेहतर काम किया। बीजेपी नेता ने कहा है कि आपदा के दौरान कुछ परेशानियां जरूर आई थी, लेकिन ये मानसून सीजन था और ऐसे में प्राकृतिक आपदाएं बाधाएं जरूर बनती हैं, लेकिन सीएम धामी के कुशल नेतृत्व में यात्रा ने रिकॉर्ड बनाया है। और जैसी स्थितियां सामान्य हुई हैं तो तत्काल जो है उसको बढ़ाया गया पंजीकरणों को भी। तो ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक तौर पर रोका गया, लेकिन बाद में जो आपदा के कारण जो दिक्कतें सामने आई है उससे थोड़ा अंतर पड़ा, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव सब पर रहता है। और जो लोग पर्वतीय क्षेत्र में पहली बार आते हैं उनके मनों में एक विषय रहता है कि वहाँ पर पता नहीं क्या स्थितियाँ बनेगी, आकस्मिक तौर पर दिक्कत ना आ जाए। तो ये एक अपने आप में कारण रहा है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर तो निश्चित तौर पर इतना अधिक वहाँ पर श्रद्धालुओं का आना हुआ कि उसको संभालने में हमको सरकार को बहुत कड़ी मशक्कत। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल ने मध्यमेश्वर घाटी के कई गांवों का भ्रमण कर जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मौके पर उन्होंने राज्य सरकार की ओर से कराए जा रहे विकास कार्यों को भी जनता के सामने रखा है, जिसके बाद वो राजी मंदिर पहुंची हैं, जहां उन्होंने चंद्र कल्याणी राकेश्वरी माता के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की है। सारे लोग वहां आते हैं, इसको हम कैसे अच्छा बनाएं, सजाएं, संवारें, किस तरह से ये अच्छा हो ताकि और ज़्यादा संख्या में लोग कार्यशिला आए और हमारा जो बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, उनको यही रोजगार मिले। हमारे पास बहुत सारे मतलब धार्मिक और तीर्थाटन के क्षेत्र हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अच्छे ढंग से संवार और सजा सकते हैं, जिससे हमारे मतलब आने वाली पीढ़ी को यहाँ रोजगार मिले, उनको बाहर न भटकना पड़े और अधिक से अधिक संख्या में, जिस तरह से कुछ सालों से हुआ है। बहुत पहले मतलब यात्रा बहुत सीमित आती थी, आज लाखों की संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के चलते उत्तराखंड के खेल विभाग
में महंगे उपकरण और अन्य संसाधनों की खरीद भी जारी है। ऐसे में अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल न हो, इसको ध्यान में रखते हुए रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेल अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया है। विशेष प्रमुख सचिव ने बताया है कि जन जागरूकता के लिए अभाव में भी अधिकारी भ्रष्टाचार का आरोप लगने से डरे नहीं, बल्कि अपना काम ईमानदारी और नैतिक मूल्यों के साथ करते रहें। उन्होंने बताया है कि ये शिविर सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत खेल अधिकारियों और कार्यालय कर्मियों के लिए भी लगाया गया है। कुल अब अपने आज 90 दिन बचे हैं। अगर मैं आपको देखूं, हमारा जो काउंटर चलता है तो आज 90 दिन बचे हैं। और आज हम लोगों ने, चूंकि विजिलेंस सप्ताह भी मनाया जा रहा था, तो आज हम लोगों ने अपने सारे लोगों की विजिलेंस की ट्रेनिंग कराई है, प्रिवेंटिव विजिलेंस की। ये मैं बल्कि आपके माध्यम से सभी को कहूंगा कि जो भी, क्योंकि एक भय का माहौल रहता है कई बार विभागों में, तो किसी प्रोक्योरमेंट को करने में या कोई बड़े काम को करने में, जब कोई ऐसा आता है तो इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता थी हमारी टीम को। हमारी टीम में कई सारे लोगों को इस बात की आवश्यकता थी कि कैसे क्या कर सकते हैं, तो उसको लेके आज विजिलेंस की टीम आई थी। उन्होंने प्रिवेंटिव विजिलेंस पे जो भी बातें होती वो की और हमारे लोगों ने उनसे प्रश्नोत्तरी भी करी। तो ये आज का एक मुख्य हमारा। दीपावली पर्व को लेकर दून अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों की अतिरिक्त छुट्टी लगाई गई थी। इसके अलावा बर्न वार्ड में भी 2 डॉक्टर तैनात किए गए थे, जिससे पटाखों से जलने वाले लोगों का सही से उपचार हो सके। और ऐसे में दून अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया है कि इस बार दीपावली में दून अस्पताल के इमरजेंसी ओटी में 78 केस बर्न के आए, जिसमें से एक क्रिटिकल केस भी था। डॉक्टर ने बताया है कि उस मरीज को दून अस्पताल में एडमिट कराया हुआ है। कल हमारे पास लगभग 78 केसेस आए हैं बर्न के, जिसमें से एक मेजर केस था जिसको हमने एडमिट करा हुआ है। बाकी 77 केसेस ऐसे थे जो माइनर बर्न के थे, फायर क्रैकर या फिर मोमबत्ती या दिए इस तरह से जल के आए थे, जो कि ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज थे। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के बीच बीजेपी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के भू कानून को लेकर किए गए वादों को भी दोहराना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि सीएम धामी ने जो वादा किया है, आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाने का काम भी किया जा रहा है, तो वो ऐसा सशक्त भू कानून होगा कि निकट भविष्य में कभी भू कानून को लेकर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि उत्तराखंड राज्य में इन दिनों सामाजिक संगठनों के साथ साथ विपक्षी दलों के नेता भी भू कानून को लाने की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी और सबसे अच्छा, कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए वो भू कानून। एक तरफ जहां उत्तराखंड में दिवाली की धूम है, तो दूसरी तरफ पर्यटन स्थल चमोली पर्यटकों से गुलजार है। जोशीमठ क्षेत्र के शीतकालीन प्रकृति पर्यटन की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन कुमारी पास ट्रैक पर देशी विदेशी पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। उत्तराखंड के चमोली में नंदा देवी बायोस्फीयर के बफर जोन, मुलिंग, खुलारा, ताली, कुंवारी पास, पंगारचूला, लार्ड कर्जन ट्रैक, गोरसों जैसे अल्पाइन विंटर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन पर्यटन स्थल भी दीपावली के वीकेंड को लेकर पर्यटकों से गुलजार हैं। विशेष रूप से ज्योतिर्मठ क्षेत्र के शीतकालीन प्रकृति पर्यटन की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन कुंवारी पास ट्रैक पर देशी विदेशी पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों का जमावड़ा लगा हुआ है। मैं बहुत सालों के बाद जो अभी तक देख रहा हूँ, मैं 1902 में जब ब्रिटिश ने इसको डिस्कवर किया था उसके बाद भी अभी तक मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इस ट्रैक पे आ रहे हैं। अभी तक 2-4 ग्रुप मैंने लगातार ब्रिटिश के कुंवारी पास किया है, जो 5 नाइट 6 डेज का ट्रैक है लॉर्ड कर्जन। तो स्टार्ट रामनी से करें और ओली से करें तो 5 नाइट 6 डेज का ट्रैक है ये। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी ब्रिटिश दोनों साइड से लगातार ब्रिटिश टूरिस्ट देखने के लिए मुझे मिला है अभी बहुत ज़्यादा। चमोली पहुंचे पर्यटक यहां के मखमली बुग्यालों में पथारोहण के साथ साथ
गढ़वाल हिमालय की ऊंची चोटियां विहंगम दृश्य का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। देश के 10 सर्वश्रेष्ठ हिमालयी ट्रैकिंग डेस्टिनेशन में एक मानी जाने वाली कुंवारी पास ट्रैक पर पर्यटकों का हुजूम दिखाई दे रहा है, तो पांगरचूला ट्रैकिंग पीक पर आरोहण के लिए भी कई ट्रैकिंग दल पहुंच रहे हैं। 25 years old. I'm from West Bengal, Calcutta. Right now at 12,000 feet, standing at the topmost point of Kuwari Pass, as you can see, the entire Himalayan range behind me. This would not have been possible without the help of the Himalayan journey and our group, the lovely Dinesh ji. Took care of us in each and every step. The food that was provided was lovely. It was very nutritious, fulfilling. The tents that we have, like especially I'll tell you, at Khulara, there's -degree temperature, but the 4-class tents that we had, they were brand new. We could feel that there's icing on top of the tents, but the inside of the tents was warm. That is the level and the professionalism that the Himalayan journey will provide you. I would recommend 5 out of 5 stars. Please welcome. उत्तराखंड की सबसे ऊंची पीक माउंट नंदा देवी सहित त्रिशूल, नंदा घुंटी, द्रोणागिरी लंपक, देवबन, विधानमाणा, अभिगामी, कामेंट, मुकुट नीलगिरी, बरमल, हाथी घोड़ा, पालकी, नीलकंठ, चौखंबा पर्वत का खूबसूरत नजारा मन को प्रफुल्लित कर देता है। विंटर सीजन को देखते हुए स्थानीय पर्यटन कारोबारी भी पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हैं। जी, मैं कोलकाता से आया हूँ। जी सर। मैं हिमालयन जर्नी के साथ हूँ। दिनेश जी है हमारे साथ, हमारे गाइड और हिमालयन जर्नी के प्रोवाइडर। ये 3 दिन के ट्रेक में बहुत मज़ा आया। दिनेश जी ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम लोग को गाइड किए, कौन सा क्या माउंटेन है, किधर है, कब क्या खाना मिलेगा, क्या होगा, कहाँ से रूट से कौन से रूट से आना है, बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत मज़ा आया। ट्रैक रूट पर भीड़ भाड़ होने से पर्यटन कारोबार करने वाले होम स्टे संचालक और घोड़ा खच्चर संचालक, गाइड, पोर्टर, स्टाफ और टैक्सी संचालक भी पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हैं। वहीं धीरे धीरे ही सही पर्यटकों की इस आमद से ज्योतिर्मठ क्षेत्र में पर्यटन कारोबार भी पटरी पर लौट सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।